जय हिंद दोस्तों, यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024-2025 के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत चर्चा में। ये सेशन खास तौर पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मेंस के करंट अफेयर्स की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि आपको हर जरूरी घटना की एक बिल्कुल साफ और एनालिटिकल समझ मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आज की चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। हम आने वाले एग्जाम्स के लिए इन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स का विश्लेषण करेंगे। पहला है हमारा राष्ट्रीय और खेल जगत, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तीसरा है ग्लोबल समिट्स और चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था। यकीन मानिए ये चारों टॉपिक्स आपकी परीक्षा में डिसाइसिव साबित हो सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विषय से, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें हम स्पोर्ट्स और सिनेमा से लेकर डिफेंस और राज्यों की नई नई पहलों तक हर एक पहलू पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है खेल जगत से, राष्ट्रमंडल खेल 2030। भारत ने इसके लिए अहमदाबाद से अपनी दावेदारी पेश की है और हमारा मुकाबला है नाइजीरिया के शहर अबुजा से। देखिए, ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि 2030 में इन खेलों के 100 साल पूरे हो रहे हैं। याद रखिएगा, पहला खेल 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। अच्छा, अब सिनेमा की बात करें तो 56वां IFFI जो गोवा में हुआ, उसमें फोकस कंट्री था जापान। बेस्ट फिल्म का अवार्ड स्किन ऑफ यूथ को मिला। और हाँ, भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर सुपरस्टार रजनीकांत को एक विशेष सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय अपडेट्स को आगे बढ़ाते हुए अब नजर डालते हैं डिफेंस और कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स पर। रक्षा क्षेत्र में एक अपडेट है कि दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का तेजस विमान एक दुर्घटना का शिकार हो गया। अब राज्यों की घोषणाओं पर आते हैं। मध्य प्रदेश ने साल 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू की गई है। ये दोनों पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जियोपॉलिटिक्स। इसमें हम भारत के जो मुख्य डिप्लोमैटिक संबंध हैं और जो भी महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकास हुए हैं, उन पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा 11-12 नवंबर 2025 को हुई। इसका खास मौका था नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का 70वां जन्मदिन। अब जरा इस यात्रा के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे बड़ा कदम रहा 1020 मेगावाट की पुनात्संगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन, जो दोनों देशों के बीच एनर्जी कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसके साथ ही एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सुविधा भी दी गई। और हाँ, गिलेफू प्रोजेक्ट के तहत असम के हथिसार में एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट का निर्माण भी एक बड़ा कदम है। अब जो बात सच में काफी दिलचस्प है, वो है ग्लोबल साउथ के साथ भारत के गहरे होते रिश्ते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रपति का अफ्रीका मिशन। देखिए, ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की अंगोला और बोत्सवाना की पहली यात्रा थी, जो अपने आप में इसे एक ऐतिहासिक मिशन बना देती है। अंगोला, जो अफ्रीकी संघ का मौजूदा अध्यक्ष है, भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है। वहीं बोत्सवाना में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 और चीते देने पर सहमति बनी है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया के लगभग 30% चीते बोत्सवाना में ही पाए जाते हैं। अब एक बहुत ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर नजर डालते हैं, जिसका परीक्षा में आना लगभग तय है: बांग्लादेश और प्रत्यर्पण कानून। देखिए, संकट ये है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने फांसी की सजा सुनाई है। तो अब सवाल यह है कि भारत का रुख क्या होगा। यह तय होगा 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि से। इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ड्यूल क्रिमिनलिटी, जिसका मतलब है कि प्रत्यर्पण तभी होगा जब वो काम दोनों देशों में अपराध माना जाता हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। ये बिंदु आपके मेंस की परीक्षा के लिए बेहद बेहद जरूरी है। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जो परीक्षाओं के लिए हमेशा से ही एक बहुत अहम टॉपिक रहा है: 2025 के प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22-23 नवंबर को किया जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि 18वां भारत में और 19वां ब्राजील में हुआगा। इस बार का थीम है एकजुटता, समानता व स्थिरता। लेकिन इस सम्मेलन से जुड़ा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है,
वो ये कि दक्षिण अफ्रीका की कुछ नीतियों के विरोध में अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया है। G20 में भारत की भूमिका हमेशा से ही परीक्षा के लिए खास होती है। तो भारत ने 4 बड़ी घोषणाएं की, जिनमें से एक है अफ्रीका में युवाओं को स्किल देने के लिए 10 लाख प्रशिक्षकों का एक ग्रुप बनाना। ये भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा एक नए स्ट्रेटेजिक टेक समझौते ACIT की भी घोषणा हुई। ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी है। अगला है छठा आइब्सा शिखर सम्मेलन। आइब्सा यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। मतलब ये कि जो विकासशील देश हैं वो आपस में मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी विकास के लिए काम करें। इसका गठन 2003 में हुआ था और पिछला 5वां समिट 2011 में प्रिटोरिया में हुआ था। यानी ये एक बहुत लंबे गैप के बाद हो रहा है। अब आते हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर। COP30 शिखर सम्मेलन जो ब्राजील के बेलेम में होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि G20 की तरह ही अमेरिका ने इस सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में 2 प्रमुख जलवायु उपकरण लॉन्च किए गए और साथ ही TFFF यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक नया फंड है, उसकी भी शुरुआत हुई। अगला COP31 तुर्की में प्रस्तावित है। और अब हम अपने आखिरी विषयगत खंड पर आते हैं, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अपडेट्स को कवर करेंगे। देखिए, ये सेक्शन परीक्षा के न्यूमेरिकल और फैक्चुअल सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव की बात करते हैं। ये एक ऐसा अपडेट है जो आने वाली कई परीक्षाओं में पूछा जाएगा। GDP और राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष यानी बेस ईयर बदल दिया गया है। ये 2011-12 से बदलकर अब 2022-23 हो गया है। डॉक्टर विश्वनाथ गोलदार की अध्यक्षता में बनी समिति ने यह फैसला लिया और ये 8वीं बार है जब आधार वर्ष में बदलाव किया गया है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से जुड़े जो प्रमुख नाम और तारीखें हैं, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कार्यकाल। ये सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए लागू होंगी। ये तारीख सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती है। अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है 8वां वेतन आयोग, जिसकी अध्यक्ष हैं रंजना प्रसाद देसाई। इसका कार्यान्वयन लक्ष्य है 1 जनवरी 2026 से। एक रिवीजन फैक्ट के तौर पे ये भी याद रखिएगा कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AK माथुर थे। आइए अब मैक्रो इकोनॉमी के कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कृषि उत्पादन। देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन रहा। इसमें मुख्य फसलें थीं चावल 150.18 मिलियन टन, गेहूं 117.94 मिलियन टन और मक्का 43.40 मिलियन टन। अब आते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के मोर्चे पर, जहां से एक बहुत अच्छी खबर है। अक्टूबर 2025 में CPI केवल 0.25% रहा। ये पिछले 10 सालों का सबसे निचला स्तर है। व्यापार और प्रौद्योगिकी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रूस की सरकारी कंपनी UAC और भारत की HAL के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत में पहली बार पूरी तरह से पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे। ये विमान SJ-100 होगा। वहीं नई दिल्ली में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ, जिसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है दोस्तों, तो हमने सभी विषयों को कवर कर लिया है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा केंद्रित विश्लेषण और एक क्विक रिवीजन जो आपको इन सभी तथ्यों को याद रखने में मदद करेगा। देखिए, परीक्षा में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आइए इन 3 ट्रैप्स को समझते हैं। पहला है GDP आधार वर्ष का बदलाव। फैक्ट यह है कि यह 2011-12 से 2022-23 हो गया है और यह 8वीं बार हुआ है। दूसरा, भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण। डुअल क्रिमिनलिटी और पॉलिटिकल क्राइम एक्सेप्शन का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा, वैश्विक सम्मेलनों से अमेरिका की अनुपस्थिति। यह COP30 और G20 दोनों से अनुपस्थित रहा, जो कथन आधारित प्रश्नों में आपको फंसा सकता है। चलिए अब कुछ सवालों से अपना मूल्यांकन करते हैं। पहला सवाल, TFF का संबंध किस शिखर सम्मेलन से है? उत्तर है COP30। दूसरा, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी? सही जवाब है 1 अप्रैल 2026 से। तीसरा सवाल, ACIT साझेदारी में भारत के साथ कौन से देश शामिल हैं? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा।
और मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ग्लोबल साउथ के उदय को आप IBSA G20 में अफ्रीकी संघ की भूमिका और भारत की अफ्रीका नीति से जोड़कर जरूर विश्लेषण करें। अब एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं, सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देते हुए। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का 100वां साल। 1020 MW पुन्नात्सांगचू 2 परियोजना की क्षमता। 30% बोत्सवाना में विश्व के कुल चीतों का हिस्सा। 2022-23 नया GDP आधार वर्ष। 357.73 MT भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन और 0.25% अक्टूबर 2025 की CPI मुद्रास्फीति। रिवीजन को जारी रखते हुए अब प्रमुख नामों और आयोजन स्थलों को देखते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां: अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, रंजना प्रसाद देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष और डॉक्टर विश्वनाथ घोलतार GDP आधार वर्ष समिति के प्रमुख। 2025 के मुख्य आयोजन स्थल G20 और IBSA दोनों जोहान्सबर्ग में और COP30 बेलेम ब्राजील में। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आज हमने जिन भी तथ्यों का विश्लेषण किया है उन्हें बार बार दोहराना ही परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है। इन तथ्यों को अपनी तैयारी का हथियार बनाइए, मंजिल जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर